बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बात करेंगे अपॉर्चनमेंट ऑफ डिडक्शन सेक्शन 67 के ऊपर। ना ज़रा थोड़ा बैकग्राउंड समझ लेते हैं कि ये इस प्रोविजन ऑफ लॉ की ज़रूरत क्यों पेश आई और इसका इम्पैक्ट क्या है। आपकी जो भी इनकम आप अर्न करते हो ना, वो इनकम सबसे पहले तो हमने पढ़ा कि जो हेड्स ऑफ इनकम है, यानी हमारे पास सैलरी, प्रॉपर्टी, बिजनेस, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज। तो इसका मतलब पहली चीज तो हमने ये अंडरस्टैंड की कि मेरी इनकम जो है वो 5 में से किसी एक कैटेगरी में फॉल करेगी जाके। और बिजनेस के हेड ऑफ इनकम में हमने एक चीज पढ़ी थी, स्पेकुलेशन बिजनेस। तो इसका मतलब बिजनेस जो है वो दो तरह के हो सकते हैं, स्पेकुलेशन बिजनेस और नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस। तो उसके लिए अलग से आपको ज़रा देखना पड़ेगा, स्पेकुलेशन बिजनेस का वीडियो है, वो आप देख लीजिएगा कि स्पेकुलेशन बिजनेस किसको कहते हैं और बाकी सारे बिजनेसेस जो हैं वो फिर नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस कहलाते हैं। तो इसका मतलब एक्चुअली तो मेरे हेड ऑफ इनकम 5 की जगह 6 होते हैं, लेकिन टैक्स लॉ ये कहता है कि आप बिजनेस के हेड ऑफ इनकम में ही स्पेकुलेशन बिजनेस को एक अलग हेड ऑफ इनकम ट्रीट कर लो। सो ये कोई भी इनकम जो है वो इन 5 या 6 कैटेगरीज में कैटेगराइज हो जाती है। उसके बाद हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है, कौन सा, जियोग्राफिकल जियोग्राफिकल सोर्स ऑफ इनकम। जियोग्राफिकल सोर्स ऑफ इनकम हम हर हेड ऑफ इनकम में डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे पता चलता है कि कोई भी इनकम जो कि इन 5 में से किसी या 6 में से किसी भी हेड ऑफ इनकम में थी, उसको किस वक्त हम पाकिस्तान सोर्स इनकम बोलेंगे और किस वक्त फॉरेन सोर्स इनकम बोलेंगे। क्योंकि ये जियोग्राफिकल सोर्स ऑफ इनकम का कॉन्सेप्ट कनेक्टेड था आपके रेजिडेंशियल स्टेटस के साथ। ठीक है, सो रेजिडेंशियल स्टेटस से इसका डायरेक्ट कनेक्शन है। जो रेजिडेंट्स हैं उनकी फॉरेन सोर्स इनकम और पाकिस्तान सोर्स इनकम दोनों टैक्सेबल होते हैं, लेकिन जो नॉन रेजिडेंट्स हैं उनकी सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान सोर्स इनकम के ऊपर टैक्स कैलकुलेट किया जाता है। फॉरेन सोर्स इनकम टैक्स कैलकुलेट इसके ऊपर नहीं किया जाता नॉन रेजिडेंट के केस में। तो किसी भी इनकम के लिए ज़रूरी है कि आपको ये आइडेंटिफाई करना आता हो कि वो कैसे बनेगी पाकिस्तान सोर्स इनकम और कैसे बनेगी फॉरेन सोर्स इनकम। इसका मतलब यही इनकम जो है ये फॉरेन सोर्स इनकम भी हो सकती है और पाकिस्तान सोर्स इनकम भी हो सकती है। ठीक है? तो अगेन ये अब 6 और 2 और सब कैटेगरीज हो गई, तो इसका मतलब 12 कैटेगरीज हो गई। और अभी जब आप टैक्स रिजीम्स वाला टॉपिक देख लेंगे, वो वीडियो देख लेंगे, तो फिर आपको पता चलेगा कि अच्छा, इनकम जो है वो तो नॉर्मल टैक्स रिजीम में भी हो सकती है, वो सेपरेट टैक्सेशन में भी हो सकती है, वो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में भी हो सकती है। इन दोनों को हमने एफटीआर कहा है, फाइनल टैक्स रिजीम है ये, और मिनिमम टैक्स रिजीम में भी हो सकती है। तो इसका मतलब 1 2 3 4 4 मजीद इस इनकम के एट्रीब्यूट्स हो सकते, 4 में से कोई एक एट्रीब्यूट होगा इनकम का, तो या तो नॉर्मल टैक्स रिजीम में होगी या किसी और टैक्स रिजीम में होगी। और इसी तरह एग्जेम्पशंस, कोई इनकम एग्जेम्पशन में भी हो सकती है। तो इसका मतलब 1 2 3 4 5 5 मजीद एट्रीब्यूट्स हो गए। तो इनकम, इसका मतलब ये है कि देयर आर सो मैनी बॉक्सेस कि जिसमें से किसी एक बॉक्स में कोई भी इनकम ने फॉल करना है। ठीक है, तो वो हेड्स ऑफ इनकम वाले बॉक्सेस हो सकते हैं, वो ज्योग्राफिकल सोर्स ऑफ इनकम वाले बॉक्सेस हो सकते हैं, वो टैक्स रिजीम वाला बॉक्स हो सकता है। तो फिर आप प्रिसाइजली लोकेट करते हो कि मेरी इनकम कौन से हेड ऑफ इनकम में है, कौन से ज्योग्राफिकल सोर्स में है, और फिर कौन सी टैक्स रिजीम में है, या वो फिर एग्जाम फ्रॉम टैक्स है। नाउ जब इनकम के इतने सारे एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, तो फिर ऐसा हो सकता है कि इस इनकम के पीछे जो एक्सपेंस है, एक्सपेंस का फीचर ये है कि इट विल ऑलवेज फॉलो द इनकम। जिस बॉक्स में इनकम जाएगी उसी बॉक्स में ये एक्सपेंस भी जाएगा। और अगर उस पर्टिकुलर एरिया में एक्सपेंसेस माइनस करने की इजाजत है, तो फिर आप वो एक्सपेंस माइनस कर लेंगे वहां से। या इस पर्टिकुलर रिजीम में, जैसे हमने इस 2 रिजीम्स में कहा था कि कोई एक्सपेंस आप माइनस नहीं कर सकते, तो फिर आपको ये एक्सपेंस के बारे में ये क्लियरली मालूम होना चाहिए कि ये एक्सपेंस अब किस इनकम से ताल्लुक रखता है। नाउ प्रॉब्लम आ जाती है वहां पे जब आपके पास इनकम जो है वो किसी एक हेड ऑफ इनकम, और इनकम्स जो है वो एक से ज्यादा हेड्स ऑफ इनकम में हो, लेकिन पीछे एक्सपेंस एक ही हो। तो फिर अब इस एक्सपेंस को तोड़कर 2 हिस्सों में तकसीम करना पड़ेगा और अपने अपने रेलेवेंट
इनकम के साथ उसको अटैच करना पड़ेगा। ये जो हम एक्सपेंस, ये इसका मतलब ये कि जहां पे भी इनकम एक से ज्यादा कैटेगरी में है लेकिन पीछे एक्सपेंस एक ही है, तो मुझे जिस कानून को फॉलो करना है उस कानून का नाम है अपॉर्शनमेंट ऑफ डिडक्शंस। ठीक है, तो अपॉर्शनमेंट ऑफ डिडक्शंस मुझे अप्लाई करना होगा, और सेक्शन 67 में इसकी प्रोविजन बताई गई है कि आप अब इस एक्सपेंस को इन इनकम्स के दरमियान डिस्ट्रीब्यूट किस बुनियाद पे करेंगे। So it says that any expenditure reduction allowance that relates with following shall be apportioned on reasonable basis. So section 67 ने कहा कि reasonable basis पे आप उसको apportion कर दें। अगर कोई expense relate करता है derivation of income under more than one head of income, derivation of taxable income and income under final tax regime, and derivation of income under any head of income and for any other purpose. ठीक है, सो अगर आपकी इनकम एक से ज्यादा, फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई अकाउंटेंट, आपका एम्प्लॉय है जो आपके बिजनेस के अकाउंट्स भी देख रहा है और आपके प्रॉपर्टी से रिलेटेड मामला, अगर आपका लेट से कोई प्लाजा है, शॉपिंग मॉल है जहाँ से रेंट की इनकम आती है, तो अब पीछे एक्सपेंस उस एक ही है, सैलरी जो आप उसको पे कर रहे हैं, लेकिन हेड ऑफ इनकम अब दो हो गए, तो इसका मतलब सैलरी को डिवाइड करना पड़ेगा इन दोनों के दरमियान ताकि वो अपने अपने रेलिवेंट हेड ऑफ इनकम में जाके माइनस हो। अब ये जो सेक्शन 67 है इसने तो सिंपली बता दिया रीजनेबल बेसिस, और रीजनेबल बेसिस फिर रूल 13 में जाके लिखी हुई है। तो सेक्शन जो है वो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का पैराग्राफ है, और रूल्स जो है ये फेडरल गवर्नमेंट के पास पावर होती है, एफबीआर सजेस्ट करता है, फेडरल गवर्नमेंट फिर इसको अप्रूव करती है और ये फिर रूल्स बनते हैं। रूल 13 में अपॉर्शनमेंट ऑफ कॉमन एक्सपेंडिचर के बारे में बताया गया। तो पहली बात तो ये बताई गई कि एक्सपेंडिचर विच इज क्लियरली एलोकेबल टू पर्टिकुलर इनकम, तो फिर उसको उसी इनकम में से माइनस किया जाए। अगर वो क्या है, क्लियरली एलोकेबल है, अगर वो क्लियरली एलोकेबल है तो उसको उसी पर्टिकुलर इनकम से माइनस किया जाए। नाउ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्लियरली एलोकेबल है या नहीं, ये फैक्ट आपको एग्जाम में गिवन होता है, तो ये परेशान होने की जरूरत नहीं है कि मुझे कैसे पता चलेगा क्लियरली एलोकेबल है या नहीं। तो ये तो आपको क्लियरली बताया हुआ होगा एग्जाम में, क्वेश्चन में। लेकिन अगर क्लियरली एलोकेबल नहीं है, ठीक है, तो फिर आपने क्या करना है, उस कॉमन एक्सपेंडिचर को अपॉर्शन करना है ऑन बेसिस ऑफ फॉलोइंग फार्मूला। और वो जो फार्मूला बताया हुआ है वो कॉमन एक्सपेंस को आप मल्टीप्लाई कर देते हैं ग्रॉस रिसीट्स ऑफ दैट क्लास ऑफ इनकम और ग्रॉस रिसीट्स ऑफ ऑल क्लासेस ऑफ इनकम। यानी कि अगर मैं यहाँ सिंपल फिगर्स ले लूँ कि यहाँ पे मेरे पास 100 और लेट से 80 ये इनकम है, और पीछे जो सैलरी का एक्सपेंस मेरे पास है लेट से इट इज 70। ठीक है, तो अब मैं इसको मुझे अब क्या करना पड़ेगा, अपॉर्शन करना पड़ेगा। और उस अपॉर्शनमेंट के लिए जो फॉर्मूला मैं इस्तेमाल करूंगा वो फॉर्मूला ये है कि आप पहले ग्रॉस रिसीट्स यानी 180 ये आपने टोटल किया, ये जो कॉमन एक्सपेंस है 70 इसको मल्टीप्लाई करें 100 से, डिवाइड करें 180 से, और फिर आप इस 70 को मल्टीप्लाई करें 80 से और डिवाइड करें 180 से। तो ये आपने बेसिकली इसको इन दो के दरमियान क्या कर दिया है, अपॉर्शन कर दिया है। नाउ अब इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो ये क्या बन जाता है जी, तो 70 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 180, तो इट इज 38 पॉइंट्स, लेट्स से इट इज 39, इसको हम 39 कह देते हैं। और इसी तरह यहाँ पे जब इसी दूसरी कैलकुलेशन में बनाता हूँ 70 मल्टीप्लाइड बाय 80 divided by 180, so it is 31। सो इन ये बेसिकली मैंने क्या किया है, मैंने इस 70 को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 39 में और 31 में। सो 39 इससे रिलेट करता है और 31 इससे रिलेट करता है, जिसका टोटल 70 बन जाता है। सो ये हमने इस फॉर्मूला को अप्लाई कर दिया और हमने एक्सपेंस को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें लिखी हुई हैं, इसको जरा अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहली चीज है ग्रॉस रिसीट्स और नेट ऑफ सेल्स टैक्स एंड फेडरल एक्साइज ड्यूटी। सो ये सेल्स टैक्स और फेडरल एक्साइज ड्यूटी दो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं। दो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, इससे मुराद ये कि जब भी आप सेल्स करते हैं
अगर फर्ज करें कि ये हम सेल्स टैक्स में इसकी डिटेल पढ़ेंगे, 100 रुपए का आइटम है, इस पे 17% सेल्स टैक्स है, तो 117 रुपए वो कैश है जो आपको कस्टमर पे करेगा। लेकिन जो आप सेल्स लिखेंगे, क्योंकि 17 आपके नहीं है, ये एफबीआर के हैं, ये आपने एफबीआर को देने हैं, तो आप सेल्स 100 से ही लिखेंगे इनकम, और साथ में सेल्स टैक्स पेएबल, ये एक लाइबिलिटी बुक करते हैं आप 17 से, और फिर जब आप ये एफबीआर को सेल्स टैक्स पे कर देते हैं, तो इस सेल्स टैक्स पेएबल को आप डेबिट करके कैश को क्रेडिट कर देते हैं 17 से। तो इस पॉइंट का मकसद ये है, मतलब ये है कि जो सेल्स है उसमें उसमें कभी भी जो आपके इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस जो कि सेल्स टैक्स और फेडरल एक्साइज ड्यूटी, सो ये दोनों इसमें शामिल नहीं होते, इनडायरेक्ट टैक्सेस शामिल नहीं होते, वो अलग से लिखे होते हैं। तो ये पॉइंट तो काफी सिंपल है कि जब भी आपने ये ग्रॉस रिसीट्स लेनी है, यानी ये जैसे मैंने यहाँ पे ग्रॉस रिसीट्स लिए थे, तो इसमें सेल्स टैक्स और एफईडी शामिल नहीं होना चाहिए। नेचर एंड सोर्स ऑफ ईच क्लास ऑफ इनकम शैल बी कंसिडर्ड फॉर एलोकेशन। नाउ प्रैक्टिकली ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यानी आपको देखना पड़ेगा कि क्या ये वाकई एक्सपेंस इन क्लासेस ऑफ इनकम से या इन दो हेड्स ऑफ इनकम से रिलेट कर रहा है या नहीं कर रहा है, इससे और इससे रिलेट कर रहा है या किसी और हेड ऑफ इनकम से भी रिलेट कर रहा है। सो आपको जरा थोड़ा इसका नेचर और क्लास चेक करनी पड़ेगी। थर्ड इज अबव एलोकेशन शैल बी सर्टिफाइड बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। अब ये जो आपने कैलकुलेशन बनाई है, इसको सर्टिफाई करवाएं किसी चार्ट अकाउंटेंट से या कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट से, एक सर्टिफिकेट लें कि जनाब ये एलोकेशन ठीक हुई भी है। इन केस our accounts are not required to be audited, then certificate shall be obtained for basis of allocation. अगर अकाउंट्स आपके ऑडिट नहीं होने तो भी आपने सर्टिफिकेट हासिल करना है। द सेट सर्टिफिकेट इज रिक्वायर्ड टू बी एक्सेप्टेड बाय कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू। कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू जो आपका फोकल पर्सन होता है, जिससे आप जाके कमिश्नर ही आपकी असेसमेंट्स वगैरह को देख रहा होता है। हु शैल एक्सेप्ट इट ओनली इफ वेरिएशन इन एलोकेशन फ्रॉम दीज रूल्स इज नॉट मोर देन 10%। अब ये 10% वाली बात है, इसको जरा फिगर्स से पहले अंडरस्टैंड करते हैं कि अब मैं यहाँ पे एक बिजनेस एज्यूम कर रहा हूँ। लेट्स से एक बिजनेस है जिसकी सेल्स हैं 200 की, और ये जो 200 की सेल्स हैं इसमें कुछ लोकल सेल्स हैं और कुछ एक्सपोर्ट्स हैं। ठीक हो गया। और हम इसका डिस्ट्रीब्यूशन बना लेते हैं। लेट्स से इट इज 180 एंड लोकल सेल इज 20। नाउ अब आपके पास ये जो दो इनकम्स आई, इसमें आपको ये मालूम होना चाहिए एक्सपोर्ट्स जो हैं वो फाइनल टैक्स रिजीम में लिस्ट हुई हुई है अंडर प्रिजम्पटिव टैक्सेशन। मतलब ये कि ये टैक्स रिजीम वाले वीडियो में आप जरा डिटेल में देख लीजिएगा कि अब इसकी जो इनकम है इस बंदे की, और ये जो लोकल सेल है, ये किसी भी रिजीम में लिस्टेड नहीं है, तो इसका मतलब ये नॉर्मल टैक्स रिजीम में चली जाएगी। तब मेरे पास जो सेल्स हैं वो दो टैक्स रिजीम्स में आ गई, एक नॉर्मल टैक्स रिजीम में और एक फाइनल टैक्स रिजीम में। तो फाइनल टैक्स रिजीम में 180 का सेल्स है और लोकल में 20 का। तो ये टोटल सेल्स की डिस्ट्रीब्यूशन बनी। तो अब इसके नीचे मुझे माइनस करने हैं, ये आ गई सेल्स, इसके नीचे मैंने माइनस करने हैं एक्सपेंसेस। तो अब आपको अगेन क्वेश्चन में बताया हुआ होगा कि अगर इसके नीचे कोई कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है और लेट्स से इट इज 60, तो इसका मतलब मेरे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ गया कितना, 140। अब ये 60 के बारे में आपको एग्जाम में बताया हुआ होगा कि क्या ये क्लियरली एलोकेबल है या नहीं है। तो अगर वो क्लियरली एलोकेबल है तो फिर तो मैंने ये वाला तरीका अडॉप्ट कर लेना है। क्लियरली एलोकेबल की सूरत में वो आपको एग्जामिनर क्लियरली बताएगा कि 60 में से कितना एनटीआर का है और कितना एफटीआर का है। तो अब मैं 60 की लेट से अगर मुझे क्लियर एलोकेशन बताई भी है एंड इट सेज कि 10 यहाँ पे है और 50 यहाँ पे है, तो मैं ऐसा ही करूंगा। ठीक है। अब आप ये सोच होंगे कि यार एफटीआर में तो एक्सपेंस माइनस करने की इजाजत ही नहीं है। ना, ये एक्सपेंस माइनस करने की इजाजत बिल्कुल नहीं है, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। ये सिर्फ मैं लिख रहा हूँ ताकि ये 50 कहीं इधर ना आ जाए, किधर ना आ जाए, यहाँ ना आ जाए, इसलिए इसको अलहदा करके लिखा है। ये हम माइनस नहीं करेंगे 180 में से,
टैक्स कैलकुलेशन सिंपल है एफटीआर में 180, और इसके ऊपर जो भी विद होल्डिंग टैक्स होगा वो फाइनल टैक्स है जो कि 1% से होता है। सो 1.8 इसका फाइनल टैक्स। तो इसकी टैक्सेशन तो यहाँ कंप्लीट होगी। लेकिन इस नॉर्मल टैक्स रिजीम को उस एक्सपेंस से पार्क करने के लिए जो एफटीआर से रिलेट करता है, मैं इसको अलग कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने अब फाइनल कौन सा फिगर करना है, ये एनटीआर वाला। अब इसके बाद लेट्स से मेरे पास कुछ एडमिन एक्सपेंसेस भी दिए हुए हैं, और लेट्स से वो एक्सपेंसेस जो है कोई फिगर ले लेते हैं, लेट्स से इट इज 40। तो अब मेरे पास नेट प्रॉफिट आ गया 100 का। तो अब ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है, लेट्स से इसके बारे में हमें नहीं बताया गया कि ये क्लियरली एलोकेबल नहीं है। तो अब मैंने क्या करना है, अपॉर्चनमेंट ऑफ डिडक्शन, और वो मैं करूंगा ग्रॉस रिसीट्स की बेस। तो इसका मतलब अब मैं 40 को मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ पहले 20 से, और डिवाइड करूंगा 200 से। फिर 40 को मल्टीप्लाई करूंगा 180 से, और फिर डिवाइड करूंगा 200 से। तो ये मैंने अपॉर्चनमेंट ऑफ एक्सपेंसेस बना दी। ओके, अब इसको जरा वर्कआउट कर लेते हैं कि ये फिगर कितना बनेगा। तो 40 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 20 से, और डिवाइड कर देते हैं 200 से। तो इट इज 4। और इसी तरह 40 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 180 से, और डिवाइड कर देते हैं 200 से। तो इट इज 36। तो ये टोटल हो गया जी 40। तो ये मैंने अपनी ये जो 40 का एक्सपेंस था इसकी अपॉर्चनमेंट बना दी। अब इसका मतलब नॉर्मल टैक्स रिजीम में इट विल बी 4 एंड इट विल बी 36। अगेन 36 में कहीं माइनस नहीं करने जा रहा, मैंने ये इसलिए किया है ताकि कहीं ये 4 इसमें ना आ जाए, क्योंकि यहाँ तो एक्सपेंस माइनस करने की इजाजत है, नॉर्मल टैक्स रिजीम तो अलाउ करता है कि आप एक्सपेंस माइनस करें। तो 36 का रास्ता रोकने के लिए कि कहीं वो इधर ना आ जाए और अपने ही इलाके में रहे, तो हम ये अपॉर्चनमेंट ऑफ डिडक्शंस कर देते हैं। ये 50 और 36 कहीं माइनस नहीं होंगे। इसकी टैक्सेशन इसी तरह से होगी जैसे यहाँ पे हमने किया। नाउ अब ये जो हमने डिस्ट्रीब्यूशन कर ली, अब आप जब कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ेंगे ना, तो उसमें आप एक एलोकेशन एलोकेशन ऑफ एक्सपेंसेस या ओवरहेड्स, वो आप एक चैप्टर पढ़ेंगे ओवरहेड्स। और उसमें क्या होता है कि आपके जितने भी एक्सपेंसेस हैं उसको अगर दो डिफरेंट जगह पर डिस्ट्रीब्यूट करना हो तो उसकी कुछ बेसिस बताई जाती है आपको। फॉर एग्जांपल फैक्ट्री का रेंट है, तो अब फैक्ट्री तो एक ही बिल्डिंग है, ठीक है, एक ही बिल्डिंग है जिसमें आपका सारा सामान तैयार हो रहा है, इसका आप रेंट पे कर रहे हैं, और सामान जो है वो एक्सपोर्ट भी हो रहा है और वो लोकल सेल्स भी हो रही है, ठीक है। तो अब आप ये कह सकते हो कि भाई मेरा तो सिर्फ 1/4 पोर्शन ऐसा है जो लोकल के लिए इस्तेमाल होता है, और 3/4 जो है वो एक्सपोर्ट के आइटम्स के लिए यूज होता है। तो आपके पास एक एलोकेशन, एक्सपेंस की एलोकेशन की एक बेसिस मौजूद है। तो आप चाहते हो कि मैंने ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस 40 का था, 40 का एक्सपेंस मैं इस तरह एलोकेट करूं जैसे मैं अपना एलोकेशन करना चाहता हूं। तो you have an another basis for allocation of an expense। और आप जो 40 को करते हैं 1/4 लोकल, तो इसका मतलब लोकल के लिए जो एक्सपेंस है वो 10 है, और जो एक्सपोर्ट्स के लिए जो एक्सपेंस है वो 30। जबकि यहाँ पे जो आपने कैलकुलेशन बनाई थी वो 4 और 36 थी, ठीक है। जो आपने टैक्स के पर्पज के लिए बनाई थी वो 4 और 36 थी। नाउ अब हम ये वाला फॉलो कर सकते हैं या नहीं, ये क्वेश्चन है। तो इसका आंसर ये है कि आपको देखना होगा कि डिफरेंस कितना है। अगर मैं डिफरेंस निकालूं तो इट इज 6। दिस इज द डिफरेंस। जो टैक्स लॉ की कैलकुलेशन है उससे आप डिफर कर रहे हैं बाय द वैल्यू ऑफ 6। और इस 6 की एक परसेंटेज बनाई जाएगी 6/4 इंटू 100, और इस परसेंटेज को देखा जाएगा कि ये परसेंटेज कितनी आती है। तो मैं इस 6 को डिवाइड करता हूँ 4, और इस परसेंटेज बनाता हूँ, तो इट इज 150%। बहुत ज्यादा परसेंटेज आ रही। और अगर यहाँ पे डिफरेंस देखा जाए तो वो कितना है, 6, सॉरी 6 का डिफरेंस है। और 36 से अगर 6 का परसेंटेज बनाया जाए तो इट इज 6 डिवाइड बाय 36,
इंटू 100, तो ये परसेंटेज आ रही है 17%। सो यहाँ पे आप 17% से डिफर कर रहे हैं और यहाँ पे आप 150% से डिफर कर रहे हैं। किस से डिफर कर रहे हैं? जो टैक्स लॉ ने मेथड बताया था उस मेथड से आप डिफर कर रहे हो। अगर आप ये मेथड फॉलो करना चाहते हो अपने 40 की डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, तो ये मेथड आपके टैक्स लॉ के मेथड से बहुत ज्यादा 17% और 150% डिफर कर रहा है। तो अगर ये डिफरेंस 10% तक रहे तो फिर तो कमिश्नर कहेगा ठीक है जी, मैं आपका मेथड फॉलो कर लेता हूँ। लेकिन अगर ये 10% से ज्यादा है तो फिर वो ये मेथड फॉलो नहीं करेगा। सो ये पॉइंट बेसिकली आपको यहाँ पे ये बताया है कि द सेड सर्टिफिकेट इज रिक्वायर्ड to be accepted by Commissioner Inland Revenue, who shall accept it only if variation in allocation of those rules allocation from these rules is not more than 10%। तो अगर 10% का मतलब क्या हुआ? मतलब ये है कि यहाँ पे 4 था, तो 4 का 10% कितना बनता है? 0.4। तो मैक्सिमम 4.4 अगर आप यहाँ पे वैल्यू निकालते हैं तो वो एक्सेप्ट हो जाएगी, मतलब प्लस माइनस दोनों, प्लस 0.4 या प्लस माइनस 0.4 वो एक्सेप्ट हो जाएगी। इसी तरह यहाँ पे भी प्लस जो भी 10% से वैल्यू बनती है वो अगर आपका जो मैथ साइंस इस्तेमाल कर रहे हैं आप उस साइंस को इस्तेमाल करते हुए अगर आप इससे 10% से ज्यादा वेरी नहीं करते तो एक्सेप्ट हो जाएगा, अदरवाइज एक्सेप्ट नहीं होगा। इन और जब अगर एक्सेप्ट हो जाएगा, अगर 10% तक वेरिएशन है तो फिर आप अपने इस 40 की एलोकेशन के लिए ये मेथड यस फॉलो कर लेंगे, अगर आपका वेरिएशन 10% से ज्यादा नहीं है। तो अगर 10% से ज्यादा है तो फिर वो मेथड फॉलो नहीं होगा आपके वाला। इन सर्टेन ट्रांजेक्शन वेयर नेट गेन brokerage or commission is taken, then gross profit shall be taken as gross receipts। अब अगली बात ये बताई हुई है कि ये जब आपने नेट प्रॉफिट वर्कआउट कर लिया तो इसके बाद बाज मरतबा सवाल में कुछ अदर इनकम भी आ जाती है। तो वो अदर इनकम लेट से 10 है, ठीक है। और अगर आपको ये बताया गया है कि ये इनकम कमाने के लिए भी ये वाला एक्सपेंस इस्तेमाल हुआ है, तो इसका मतलब अब ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं, ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, ये एक्सपेंस एक है 40 का, इसका ताल्लुक है लोकल सेल से, इसका ताल्लुक है एक्सपोर्ट सेल से, इसका ताल्लुक है अदर इनकम। तो अब ये तीन चीजों से लिंक करता है। तो इसका मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस को इन दो जगह पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, बल्कि एक और आइटम भी है, कौन सा? अदर इनकम का, उससे के दरमियान भी करना है। तो अब आप ये नहीं करेंगे कि इन दो में डिस्ट्रीब्यूट कर दें, बल्कि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस जो कि 40 हैं उसको 1 2 3 जगह डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और अगर इन 3 जगह डिस्ट्रीब्यूट करना है तो फिर डेफिनेटली इनकम्स देखी जाएंगी। अदर इनकम कितनी है? 10। तो अब 10, 20 और 180 ये तीन इनकम्स बन गई। अब यहाँ पे टैक्स लॉ ये कह रहा है कि यार जब अदर इनकम्स आ जाए ना तो फिर ग्रॉस के साथ इसको रख कर एलोकेशन ना करो, बल्कि किसके साथ रख कर करो? ग्रॉस प्रॉफिट के साथ। ग्रॉस प्रॉफिट का क्या मतलब है कि 20 में से 10 माइनस करो 10, 180 में से 50 माइनस करो 130, और इस 10 को इसके मुकाबले में रखो और अब 40 को इस प्रोपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट करो। और इसको अगर मैं टोटल करूं 130, 10 और 10, ये कितना बनता है? 150। तो अब इस 40 की डिस्ट्रीब्यूशन किस बुनियाद पे बनेगी? वो ऐसे बनेगी 40 मल्टीप्लाइड बाय 10 डिवाइड बाय 150, 40 मल्टीप्लाइड बाय 10 डिवाइड बाय 150, 40 मल्टीप्लाइड बाय 130 डिवाइड बाय 150, ठीक है। सो अब 40 को इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे आप इन तीन के दरमियान। सो जहां पर ये कह इन सर्टेन ट्रांजेक्शन वेयर नेट गेन्स ब्रोकरेज और कमीशन टेकन देन ग्रॉस प्रॉफिट शैल बी टेकन एज ग्रॉस रिसीट्स। सो इन केसेस में जहाँ पे आप कहीं पे नेट गेन्स ब्रोकरेज और कमीशन ले रहे हैं और उसके पीछे एक्सपेंसेस भी हैं, तो उन एक्सपेंसेस की एलोकेशन के लिए अब सेल्स के साथ नहीं बल्कि ग्रॉस प्रॉफिट्स के साथ आप कंपैरिजन बनाएंगे। यहाँ पे देखो हमने किसके साथ कंपैरिजन बनाया हुआ था? ये देखो सेल्स का फिगर था ना ये वाला। तो पहले जब हम एलोकेशन कर रहे थे हम ये 20 और 180 की बुनियाद पे कर रहे थे। लेकिन अब अगर कोई अदर इनकम आ गई है और उसको भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में से कुछ पोर्शन चाहिए है,
तो फिर अब ग्रॉस प्रॉफिट्स की बेस पे, ये जो ग्रॉस प्रॉफिट्स आपने टैक्स पर्पजेस के लिए बनाया है, इसकी बेस पे आप एलोकेशन बनाएंगे। नेक्स्ट इज जो डिफरेंट क्लासेस ऑफ इनकम्स हो सकती हैं वो कौन कौन सी हैं। जो वो डिफरेंट क्लासेस ऑफ इनकम्स यहाँ पे बताएंगे, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, बिजनेस, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज, ये सारे हेड्स ऑफ इनकम लिखे हैं। एग्जाम्प्ट इनकम, फाइनल टैक्स रिजीम की इनकम, ये पाकिस्तान सोर्स भी हो सकती है, फॉरेन सोर्स भी हो सकती है। तो ये हमने स्टार्ट में ही बात कर ली थी कि ये वो सिचुएशंस हैं जहाँ पे आपको अपॉर्शनमेंट ऑफ डिडक्शंस की जरूरत पेश आ सकती है। ओके, सो दिस वाज अबाउट अपॉर्शनमेंट ऑफ डिडक्शंस। इससे मुतालिक हमने एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व किया है, एक न्यूमेरिक एग्जांपल भी है, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा वीडियो के। तो आप अगर साथ में वो भी देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में पूछिएगा।